बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जानी रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी की टॉपिक सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में, जो हमारी बॉडी का रेस्ट मोड है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड होता है, जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है, हार्ट बीट लो होती है, हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है ये लो होता है। इसके अलावा जो आंखों में प्यूपिल होता है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी बॉडी में मौजूद सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में, जिसे हम एड्रीनर्जिक भी कहते हैं। अब अगर सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम को हम फाइट एंड फ्लाइट मोड भी कहते हैं। अब ये सिस्टम हमारी बॉडी में कब एक्टिवेट होता है? जब हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के लिए न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारे पास एसिटाइलकोलिन। इसी तरीके से सिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए भी हमारी बॉडी में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं जो हमारे सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट करते हैं। अब सिम्पैथेटिक सिस्टम के लिए कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं? इसमें हमारी एपिनेफ्रीन आ जाती है, जिसे हम एड्रेनालिन भी कहते हैं। नॉर एपिनेफ्रीन, जिसे नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं। डोपामिन और सीरोटोनिन, ये चार तरह के रिसेप्टर्स जो है वो हमारे सिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। अब जब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, तब कौन सी कंडीशन होती है बॉडी में? फाइट एंड फ्लाइट मोड है। बेसिकली ये एक्टिव होता है खौफ की हालत में, गुस्से की हालत में, टेंशन की हालत में। तो उस केस में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कह लें कि रिलीज होकर हमारी बॉडी में हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। अब अगर जब ये रिलीज होते हैं और हमारी बॉडी में रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होते हैं, तो बॉडी में क्या अफेक्ट करेंगे? ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देंगे, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स तंग हो जाएंगे और हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करती हैं। हमारी वेजो जो सॉरी रेस्पिरेटरी रेट है उसको इंक्रीज करती हैं। उसको इंक्रीज कैसे करती हैं? कि जो हमारी सांस की नाली है उसको ये डायलेट करके और उसको ज़्यादा कर देती हैं, रेस्पिरेटरी रेट को ज़्यादा कर देती हैं। जो प्यूपिल है उसकी डायलेशन करवा देती हैं, उसको फैला देती हैं। जितनी भी सिक्रीशंस हैं उनको कम कर देती है। अब सिक्रीशंस कम हो जाएंगी तो डाइजेशन को भी क्या कर देंगी? ये कम कर देंगी। ठीक है, अब जब सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव है, हमने बात की थी कि कोई भी सिस्टम है उसके लिए हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जिनके साथ जाके हमारे न्यूरोट्रांसमीटर ने अटैच होना होता है। अब सिम्पैथेटिक सिस्टम के लिए हमारी बॉडी में दो तरह के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। एक होते हैं अल्फा रिसेप्टर्स और दूसरे होते हैं बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स की भी आगे टाइप होती है, अल्फा वन और अल्फा टू रिसेप्टर्स, एंड देन बीटा रिसेप्टर्स में भी बीटा वन, बीटा टू एंड बीटा थ्री रिसेप्टर्स आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन पे, बॉडी की डिफरेंट लोकेशंस पे ये डिफरेंट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अब होता क्या है कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जब रिलीज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन रिलीज हुआ है, ये जाके हमारे अल्फा या बीटा रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करता है, तो उन रिसेप्टर की एक्टिव साइट से बाइंड करके उनको एक्टिवेट कर देता है। जब वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो हमारे सिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, या हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, या हमारे रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। डिपेंड कर रहा है कि रिसेप्टर्स किस पॉइंट पे मौजूद है। हमारे हार्ट पे मौजूद है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे मौजूद है, हमारे ब्रेन में मौजूद है, या हमारे किस पॉइंट पे ब्लड वेसल्स पे मौजूद है। उसके अकॉर्डिंग ये सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होकर हमारी किसी न किसी कंडीशन को एक्टिव करता है। नेक्स्ट, अब इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए या हमारी बॉडी के नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए सिम्पैथेटिक सिस्टम के लिए दो ड्रग्स होती हैं। एक होती हैं एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट और एक होती है एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। अब एड्रीनर्जिक का लफ्ज़ जहाँ पे भी है उसका मतलब है सिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक एगोनिस्ट एंड सिम्पैथेटिक एंटागोनिस्ट। अगर आपको याद हो, हमने पीछे पढ़ा था कि एगोनिस्ट का मतलब है बिल्कुल सेम, यानी ये ड्रग्स क्या करेंगी? बिल्कुल हमारे सिम्पैथेटिक सिस्टम की तरह काम करेंगी, या इसको हम मिमेटिक भी कहते हैं। मिमेटिक लफ्ज निकला है मिमिक्री से, जिसका मतलब है नकल उतारना, किसी की कॉपी करना। तो बेसिकली ये एगोनिस्ट ड्रग्स जो होती हैं, जो ये बिल्कुल हमारे सिम्पैथेटिक सिस्टम की नकल उतारती हैं, उसकी तरह काम करती हैं, इसलिए हम इसको सिम्पैथोमिमेटिक या सिम्पैथेटिक एगोनिस्ट या एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट भी कहते हैं। दूसरी ड्रग्स, अब ये किस तरह काम करेंगी? जब ये ड्रग्स हम देंगे तो ये बिल्कुल जाके हमारे सिम्पैथेटिक सिस्टम की तरह काम करेंगे, हमारे सिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है, हम उसको नॉर्मल की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तब हम ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरी टाइप की ड्रग्स आ जाती है एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट, या जिसे हम सिम्पैथेटिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है बिल्कुल ऑपोजिट, यानी जब ये मेडिसिन हम लेते हैं तो ये हमारे सिम्पैथेटिक सिस्टम के बिल्कुल ऑपोजिट काम करती है। यानी ये ब्लड प्रेशर को लो करेंगी, हार्ट रेट को लो करेंगी, रेस्पिरेटरी रेट को लो करेंगी। ये सारी कंडीशन जो सिम्पैथेटिक सिस्टम में होती हैं, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं बॉडी में। इसको हम सिम्पैथोलिटिक भी कहते हैं। सिम्पैथो का मतलब होता है सिम्पैथेटिक और लिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी ये ड्रग्स जो है हमारे सिम्पैथेटिक सिस्टम के
अपोजिट काम करती हैं या उसको तोड़ती हैं या उसकी ब्रेक डाउन करती हैं। अब तीन तरह की ड्रग्स जो हैं डिस्कस करेंगे हम सिंपैथेटिक एगोनिस्ट में, यानी ऐसी ड्रग्स जो बिल्कुल जाके हमारी बॉडी में हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम की तरह काम करेंगी, यानी हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। तीन तरह की ड्रग्स आ जाती हैं इसमें, एक आती है डायरेक्ट एक्टिंग, एक होती है इनडायरेक्ट एक्टिंग और लास्ट वन होती है मिक्स्ड ड्रग्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का अगर कॉन्सेप्ट आपको पैरासिम्पैथेटिक का याद हो तो आप यहाँ पे भी वो फॉलो करना थोड़ा इजी होगा। अब डायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास आती है ड्रग एपिनेफ्रीन और इनडायरेक्ट एक्टिंग में एम्फिटामिन, मिक्स्ड में एफेड्रीन आ जाती है। अब एक एंजाइम होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम। जब हमारी बॉडी में एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज होते हैं तो एक एंजाइम होता है जो इन न्यूरोट्रांसमीटर की ब्रेक डाउन करवाते हैं, उसे हम कहते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, हमारी बॉडी में मौजूद एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन की ब्रेक डाउन करता है। दो तरह का होता है ये, मोनोमाइन ऑक्सीडेज ए एंजाइम और मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी एंजाइम। मोनोमाइन ऑक्सीडेज ए एंजाइम एपिनेफ्रिन, डोपामिन और सीरोटोनिन की ब्रेक डाउन करवाते हैं, जबकि मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी एंजाइम सिर्फ और सिर्फ डोपामिन की ब्रेक डाउन करवाते हैं, बाकी न्यूरोट्रांसमीटर की ब्रेक डाउन नहीं करवाते। अब हम बात करेंगे एपिनेफ्रिन के बारे में, जो कि हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग होती है। एपिनेफ्रिन की बात की जाए तो एपिनेफ्रिन बजाते खुद भी हमारी बॉडी में रिलीज होकर हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, हमारे अल्फा या बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड करके। लेकिन इन केस हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ या एपिनेफ्रिन रिलीज नहीं हो रही, या हमारे किसी और कंडीशन की वजह से हमारे ब्लड प्रेशर लो है, हार्ट रेट लो है, या कोई भी ऐसी कंडीशन है जो सिंपैथेटिक सिस्टम के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एपिनेफ्रिन देते हैं। अब एपिनेफ्रिन क्या करती है, डायरेक्ट एक्टिंग है। डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब है ये डायरेक्ट जाके हमारे रिसेप्टर से बाइंड करती है, कोई दूसरा रास्ता इख्तियार नहीं करती, इसने डायरेक्ट जाके हमारे रिसेप्टर की एक्टिव साइट से बाइंड करके हमारे उस सिस्टम को एक्टिवेट कर देना होता है। अब एपिनेफ्रिन अगर बॉडी में बात करें तो बॉडी में एपिनेफ्रिन रिलीज होती है, हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ये एपिनेफ्रिन उस एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होती है और इसके साथ साथ हमारे नोर एपिनेफ्रिन भी एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होती है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें इस ड्रग की तो इसे हम ऑयली नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम इसे ऑयली लेते हैं, मुंह के ज़रिए से लेते हैं, तो हमारा जो जीआईटी है वो इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वजह से हम यहाँ इसे इंट्रामस्कुलर लेते हैं या हम इसे सबक्यूटेनियस लेते हैं। आईवी भी हम इसे नहीं ले सकते क्योंकि आईवी में भी ये नुकसानदेह होता है, इसलिए हम यहाँ इसे मसल्स में लगाते हैं या हम सबक्यूटेनियस लेते हैं। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ये बॉडी में, अच्छे से मेटाबलाइज होती है लिवर के ज़रिए से और यूरिन के ज़रिए से ये एक्सक्रीट होती है बॉडी से। अगर इसकी फार्माकोडायनेमिक्स यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आता है कि ये ड्रग जाके डायरेक्ट हमारे अल्फा या बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है और उसे एक्टिवेट कर देती है, जिसकी जब हमारे अल्फा और बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसके नतीजे में हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। अब अगर हम इस ड्रग की लो डोज लेंगे तो ये हमारे बीटा रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगी, और अगर हम इस ड्रग की हाई डोज लेंगे तो ये जाके हमारे अल्फा रिसेप्टर से बाइंड करेगी और वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगी, यानी ब्लड वेसल्स को तंग करेगी और हमारे ब्लड प्रेशर को हाई कर देगी। अगर एपिनेफ्रिन के ओवरऑल यूजेस देखें कि हमारी बॉडी के ऊपर क्या यूजेस हैं तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, यानी हमारी ब्लड वेसल्स को तंग करता है। ब्लड वेसल्स तंग होंगी तो ब्लड को गुजरने के लिए रास्ता कम मिलेगा, जिसकी वजह से खून जो है वो प्रेशर से गुजर के हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगाएगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब चूंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो दिल को ज़्यादा से ज़्यादा दिल की तरफ भी ब्लड ज़्यादा आ रहा है और दिल से जा भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से दिल को वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा और हार्ट रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। माइट्राइसिस हो जाएगी, यानी जो आपके प्यूपिल हैं वो डायलेट हो जाएंगे, आपकी जो जीआईटी मोटेलिटी है यानी आपकी जो डाइजेशन वगैरह है या जो आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी, यूरिनरी आउटपुट कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि इस केस में हमारी बॉडी में सिक्रीशंस कम हो जाती हैं, ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगी, यानी आपकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं या जो सांस की नाली है वो फैल जाएगी, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाएगा और स्लाइवेशन भी इसमें कम हो जाएगी। अब अगर इसके हम थेराप्यूटिक एक्शन देखें, वो तो ओवरऑल एक्शन थे जो एपिनेफ्रीन हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती हैं। अगर हम इस एपिनेफ्रीन के थेराप्यूटिक यूजेस देखें कि किस मकसद के लिए, किस इलाज, किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो सबसे पहले तो ये हाइपोटेंशन को ट्रीट करती है। हाइपोटेंशन को, क्योंकि इसका इफेक्ट ही क्या है, इसने हाइपोटेंशन करवानी है, हार्ट ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करना है। तो अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा करने के लिए हम हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए एपिनेफ्रीन देंगे। अस्थमा के केस में हम इसे देते हैं अस्थमा को ट्रीट करने के लिए। अब अस्थमा के केस में क्या होता है, अस्थमा एक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है जिसमें हमारी सांस की नाली में इन्फ्लेमेशन हुई होती है। अगर कोई डस्ट पार्टिकल या कोई एलर्जन आके उससे बाइंड करता है तो वो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होने की वजह से अस्थमा के
या दमे का अटैक पेशेंट को आता है, तो वो ब्रोंकाई में क्या होती है, इन्फ्लेमेशन हुई होती है, जिसकी वजह से सांस की नाली तंग हो जाती है। तो उस सांस की नाली को डायलेट करने के लिए हम एपिनेफ्रीन देते हैं। मियोसिस को ट्रीट करने के लिए, यानी अगर हमारा प्यूपिल बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो गया है तो उसको हम डायलेट करवाने के लिए, यानी उसमें माइट्राइसिस कोज करवाने के लिए हम ये देते हैं। इसके अलावा लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं, दो तरह का एनेस्थीसिया होता है, एक होता है लोकल, एक होता है जनरल। जनरल होता है जो ओवरऑल जो है बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है, लेकिन लोकल ऐसा एनेस्थीसिया होता है जो जिस जगह पे या बॉडी के जिस पॉइंट पे अप्लाई करते हैं उसी जगह को क्या करता है, सेंसेशन को कम करता है, उसी जगह को सुन कैलिंग करता है। तो हम एपिनेफ्रीन को लोकल एनेस्थीसिया के साथ देते हैं। क्यों? अगर फॉर एग्जांपल हमने लोकली कोई सर्जरी करनी है तो वहाँ पे हम एनेस्थीसिया लगा रहे हैं, तो एनेस्थीसिया के साथ साथ हम वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाने के लिए एपिनेफ्रीन देते हैं। क्योंकि अगर जिस पॉइंट पे हम सर्जरी कर रहे हैं लोकल एरिया पे, हमने वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया लगाया है, तो वहाँ पे हमें चाहिए कि वहाँ पे ब्लड वेसल्स तंग हो, ताकि खून जो है वो कम से कम बह सके। ठीक है, तो इसलिए हम ब्लड वेसल्स को तंग करवाने के लिए एपिनेफ्रीन देते हैं, ताकि ब्लड वेसल्स तंग हो और खून कम बहे। अब अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें, तो चूंकि इसमें सिक्रीशंस कम हो जाती हैं, तो सिक्रीशंस कम होने की वजह से सलाइवा कम हो रहा है, जिसकी वजह से ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा। हाइपरटेंशन को ट्रीट कर रहा है, अगर ज़्यादा अमाउंट में दे रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट में इसके ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो सकती है जिसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं, और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, क्योंकि सिक्रीशंस कम हो रही है, डाइजेस्टिव सिक्रीशंस कम हो रही है। तो हमारे जो वेस्ट मटेरियल है उसमें जो लिक्विड की अमाउंट है वो भी कम होगी, जो कि सिक्रीशंस कम हो रही है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है एम्फीटामिन, ये इनडायरेक्ट एक्टिंग होती है। अब डायरेक्ट एक्टिंग में हमने क्या देखा कि ड्रग डायरेक्ट जाके हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड करिए। इनडायरेक्ट एक्टिंग में ड्रग डायरेक्ट नहीं जाएगी, बल्कि किसी और तरीके से हमारी बॉडी में एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन या किसी न्यूरोट्रांसमीटर की अमाउंट को इंक्रीज करवाएगी। तो ये इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है, नॉन कैटिकोलामाइनर्जिक सिम्पैथेटिक अमाइन है। अब नॉन कैटिकोलामाइनर्जिक से क्या मुराद है? अगर लफ्ज आए कैटिकोलामाइनर्जिक, तो कैटिकोलामाइनर्जिक का मतलब है हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जिसमें एपिनेफ्रीन आ जाता है, नॉर एपिनेफ्रीन आ जाता है, डोपामिन आ जाता है और सीरोटोनिन आ जाता है। इनको अगर हम कलेक्टिवली मिला के देखें तो ये कैटिकोल अमाइनर्जिक है। इन्हें कैटिकोल अमाइनर्जिक इसलिए कहते हैं कि इसमें कैटिकोल रिंग होती है। कैटिकोल रिंग क्या है? बेंजीन रिंग के साथ एडजेसेंट पोजीशन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे, तो वो कैटिकोल होगी। ठीक है, रिंग आ जाएगी। तो इनमें जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के, उसमें कैटिकोल रिंग मौजूद होती है, इस वजह से हम उन्हें कैटिकोल अमाइनर्जिक कहते हैं। लेकिन चूंकि एम्फीटामिन नॉन कैटिकोल अमाइनर्जिक होते हैं, लेकिन ये काम क्या करते हैं? बिल्कुल उन्हीं की तरह हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। होते ये नॉन कैटिकोलामाइन एनर्जी के, इसमें कैटिकोल रिंग मौजूद नहीं होती, लेकिन ये काम उन्हीं की तरह का करते हैं। ये बिल्कुल कोकेन की तरह का उन्होंने का इफेक्ट शो करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक में वेल एब्जॉर्ब होते हैं, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लिवर के जरिए मेटाबोलाइज होते हैं और यूरिन के जरिए से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमने पहले डिस्कस किया कि हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसे हम मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम कहते हैं। ये मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम हमारी बॉडी में मौजूद एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की ब्रेक डाउन करता है। अब जब ये एंजाइम बॉडी में रिलीज हो रहा है, ये नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की ब्रेक डाउन कर रहा है, जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की अमाउंट बॉडी में कम हो जाएगी। अब जब इनकी अमाउंट कम है, तो इसका मतलब है हमारी बॉडी में रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के लिए एपिनेफ्रिन नहीं है। उस केस में हम क्या करते हैं? हम एम्फीटामिन देंगे। एम्फीटामिन जाके क्या करेगी? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देगी, उसको इनहिबिट कर देगी। ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन करवा देगी। जब मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम ही खत्म हो गया है, उसकी इनहिबिशन हो गई है, उसकी ब्रेक डाउन हो गई है, जिसके नतीजे में अब एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की ब्रेक डाउन के लिए एंजाइम नहीं है, तो एज अ रिजल्ट एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जाके हमारे अल्फा और बीटा रिसेप्टर से बाइंड करके हमारे सिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे, जिसके नतीजे में हमारा ब्लड प्रेशर हाई होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगी, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा, प्यूपिल जो है वो डायलेट कर जाएगा, सिक्रीशंस कम होंगी, डाइजेशन कम होगी। तो एक्शन इसके सेम वही आएंगे जो एपिनेफ्रीन की होती हैं, क्योंकि बेसिकली ये काम क्या कर रहा है? ये एपिनेफ्रीन को ही रिलीज करवा रहा है एंजाइम की ब्रेक डाउन करके। तो बिल्कुल जो एपिनेफ्रीन के काम होते हैं बॉडी में, वो एम्फीटामिन करेगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवा देगी, हार्ट रेट इंक्रीज करवा देगी, आपके पीपल को डायलेट कर देगी, आपकी डाइजेशन को कम कर देगी, जीआईटी की मोटालिटी को कम कर देगी, जितनी भी सिक्रीशंस है उनको ये क्या कर देगी? कम कर देगी। अब इसके एक्शंस क्या होते हैं? सेम आप वो भी लिख सकते हैं जो आपने एपिनेफ्रीन में लिखे थे,
कि हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, अस्थमा को, इसके अलावा ट्यूमियोसिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक इसका बाकी जो इसके इफेक्ट है जो एपिनेफ्रिन से डिफरेंट है, उसमें आती है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। नार्कोलेप्सी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कह लें बहुत ज़्यादा नींद आती है। दिन टाइम भी अनकंट्रोल स्लीपिंग कंडीशन होती है कि इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता और उस पे बार बार नींद का जो है वो गलबा आता है। तो नार्कोलेप्सी में कह लें कि जब बहुत ज़्यादा नींद आ जिस कंडीशन में उसको हम नार्कोलेप्सी कहते हैं, तो नींद के ज़्यादा आने को भी या नार्कोलेप्सी को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसे भी हम एनेस्थीसिया के साथ इस्तेमाल करते हैं, ताकि लोकल एनेस्थीसिया के साथ, ताकि वैसो कंस्ट्रिक्शन कर सके। एक बीमारी होती है जिसमें बच्चों के अंदर किसी काम के ऊपर, अगर कोई बच्चे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो वो चंद मिनट से ज़्यादा उस काम के ऊपर अपनी कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। वो इन्वॉल्व ही नहीं रह पाते एक काम के ऊपर, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो ये जो एम्फेटामिन है, ये बच्चों की उस एबिलिटी को, उस अटेंशन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करते हैं। जो बच्चे किसी काम के ऊपर चंद मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं दे पाते, ये उनकी उस अटेंशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। इस कंडीशन का नाम होता है जिसमें बच्चे अपनी किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा देर तक वर्क नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उसको हम कहते हैं अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये जो ड्रग है विटामिन, ये ADHD डिसऑर्डर जो है इसको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इसमें इंसोम्निया होता है। अब हमने बात की थी कि एम्फीटामिन इस्तेमाल होता है नार्कोलेप्सी को ट्रीट करने के लिए, यानी जिसमें नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो जब हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है हम उस पर्सन में स्लीपिंग कंडीशन कम कर रहे हैं, उसको थोड़ा जागने की साइड पे के आ रहे हैं। तो इसके एडवर्स इफेक्ट में इंसोम्निया हो सकता है। इंसोम्निया में नींद का ना आना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नींद नहीं आती। तो एक कंडीशन जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं कि नींद ज़्यादा आ रही है, उसको कम करने के लिए हम एम्फीटामिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उसका एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा कि इसमें इंसोम्निया हो सकता है, जिसमें नींद बिल्कुल भी मतलब नींद का ना आना इसमें होता है। वीकनेस हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, खनूदगी तारी हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, हार्ट रेट हाई हो सकता है, टैकीकार्डिया हार्ट रेट हाई होने की वजह से एंजाइना पेन भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।